हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन के यूनिट नंबर सेकंड का, जिसका लेसन नंबर ये फर्स्ट है हिंदी में। यहाँ पर दोस्तों आप जो है इंडेक्स देख सकते हो। आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसका लेसन नंबर 1, 2 और 3 तीन लेसन थे, तीनों लेसन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की। और यूनिट नंबर सेकंड में आपके 2 लेसन हैं, जिसका जो फर्स्ट लेसन है वो आज इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम लेसन 2 जो है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंडेक्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी ये वाली है मेरी। ठीक है, उसके बाद आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक जो है ज्वाइन करने का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एकलव्य स्नातक पर जो भी वीडियोस बन रही है उसके जो फ्री नोट्स है वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे eklavyaSnatak.com पे। ठीक है, आप जो है यहाँ पर विजिट कीजिए और आपको जो नोट्स है वो सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जो नोट्स आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलते आप जो है कमेंट में हमें बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। अगर आप बताओगे कि ये नोट्स अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से जल्दी हम वहाँ पर उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश जो है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चैप्टर पे आते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बैंकों के प्रकार की। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक। मेनली इस चैप्टर में हम बैंक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोन्स के बारे में जानेंगे। बैंक्स के बारे में बहुत डिटेल में हम पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पर जो है टॉपिक आया है तो इसके ऊपर चर्चा करना बनता है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में यानी कि आरबीआई के बारे में आप सबको पता है, ये देश का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, और जो है इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे बैंकों का भी बैंक है और ये उन पर निगरानी रखता है। ये जो भी गाइडलाइंस रिलीज करता है वो छोटे छोटे बैंकों को यहाँ पर जो है मान्य होते हैं, चाहे वो कहीं के भी बैंक हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं ये भारत में कार्यरत अन्य सभी बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण करता है। ठीक है, देखिए जितने भी बैंक हैं अन्य सभी बैंक पर ये नियंत्रित करता है। जो भी गाइडलाइंस ये जारी करता है, ठीक है, उस गाइडलाइंस के अनुसार उनको काम करना होता है। ठीक है, भारत में संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र के कामकाज की निगरानी करता है। जितनी भी बैंकिंग जो चीज़ें हैं वो हो रही है उससे रिलेटेड जो है सब इसके जो कंट्रोल में है वो होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। अन्य सभी बैंकों की तरह इसमें आम जनता के साथ कोई लेन देन नहीं होता। आपने देखा होगा दोस्तों, जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, ठीक है, उन बैंकों में क्या है, आम जनता यानी हमारे साथ उसमें लेन देन होता है। हम क्या करते हैं, उसमें पैसे जमा कराते हैं। ठीक है, उसमें एफडी करवाते हैं या हम उसमें पैसे निकाल भी लेते हैं। लेकिन ऐसा जो है हम भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारी आम जनता के साथ इसका जो तालमेल है वो नहीं बैठता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इसे समझते हैं हम। देखिए, मुख्य रूप से वाणिज्य बैंकों को 2 श्रेणियों में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, एक है अनुसूचित बैंक यानी कि शेड्यूल बैंक और एक है गैर अनुसूचित बैंक यानी कि नॉन शेड्यूल बैंक। तो जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर ये अनुसूचित बैंक है यानी कि इनको यहाँ पर सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने इनको जो है दे रखी है, क्या पावर दे रखी है। ठीक है, और ये जो है अपनी सारी काम जो है वो कर सकते हैं। जो गैर अनुसूचित है वो यहाँ पर जो सूची में इनको शामिल नहीं किया गया है, तो इनके पास क्या है, वैसे बात तो ये आरबीआई की मानते हैं। ठीक है, लेकिन इनके पास क्या है कि उतनी ज़्यादा यहाँ पर छूट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अनुसूचित बैंक को। तो अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है, यानी इसको उसके अंदर शामिल किया गया है। इन्हें आगे जाकर हम कई और वर्ग में बांटते हैं, जैसे कि आगे जाके हम इनको निजी बैंक में, विदेशी बैंक में या बहुराष्ट्रीय बैंकों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, और अगर जो सहकारी बैंक होते हैं, सहकारी बैंक भी इनके मापदंडों को पूरा करता है यहाँ पर, तो वो भी इसी श्रेणी में आ जाता है। और अगर इनके मापदंडों को पूरा नहीं करता तो फिर वो इस श्रेणी में नहीं आता। आपको समझ में आ गया अनुसूचित बैंक। अब है यहाँ पर गैर अनुसूचित बैंक। तो परिभाषा के अनुसार, परिभाषा देखिए सिंपल है इसकी। परिभाषा के अनुसार गैर अनुसूचित बैंक वो है जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये गैर अनुसूचित हो गए। और इसमें क्या होता है, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर ये अपना हो गया
अनुसूचित बैंक, ठीक है, और ये हो गया गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। अब ये क्या है, बात ये आरबीआई की मानता है, सभी जो है गाइडलाइंस के अनुसार चलता है, जो भी इसको आरबीआई बोलते हैं, ठीक है। नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कुल यहाँ पर जो है 1458 जो गैर अनुसूचित बैंक है वो शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ग्रामीण बैंक यानी कि रूरल बैंक। आप जो है ग्रामीण बैंक के बारे में जो है हमने पहले ही जानकारी आपको दे दी थी कि ग्रामीण बैंक क्या होता है, ठीक है। तो ग्रामीण बैंक आप सभी को पता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये जो बैंक है ये गांव में ज़्यादातर जो है अपना कामकाज करेगा। वहाँ पर इसको जो है एक जो है सीमा जो है सीमित कर दी गई है कि आप जो है वहाँ के बैंक हो, ग्रामीण बैंक नाम से पता चल रहा है। तो ये बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में होता है और इनका जो संचालन है यानी कि इनको कहाँ पर काम करना है वो क्षेत्र पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है कि तुम्हें सिर्फ वहीं पर यानी कि गांव में ही अपना जो काम काज है उसको करना है, ठीक है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में इनका जो मेन फोकस काम है, ठीक है, इनका जो काम है वो फोकस्ड है बिल्कुल कि तुम्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करनी है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करनी है, इसी के लिए इन्हें यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। अब गांव में आप देखोगे तो गांव में इनको किन चीज़ों के लिए काम करना होगा, ठीक है। इनका मुख्य कार्य होते हैं जो गांव के छोटे किसान होते हैं, ठीक है, जो सीमांत किसान होते हैं, जो गांव के जो मजदूर होते हैं, ठीक है, उनके लिए, कारीगरों के लिए, इनके लिए जो है इनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करानी है, ठीक है, इनको ऋण की सुविधा उपलब्ध करानी है। तो बैंकिंग सुविधाएं यानी कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपना पैसा जमा करवा सकते हैं, वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं ये गांव के लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। और अगर मान के चलिए उनको ऋण की आवश्यकता है और वो यहाँ पर जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पर वो लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे जो फैक्ट्री वगैरह जो लोग सब लगाते हैं उनके लिए भी जो यहाँ पर ऋण है वो यहाँ पर वो प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया ये। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बारे में, ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक। ये जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं वो भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंक होते हैं, ठीक है, यानी कि सरकार का इनमें दबदबा होता है। एक तरह से आप इनको सरकारी बैंक समझ लीजिए, ठीक है, यानी कि जो है सरकार इनको कंट्रोल करता है, ऐसा बैंक जहाँ बहुमत हिस्सेदारी जो है यानी 50% से अधिक की जो हिस्सेदारी है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास होता है। यानी कि आप समझ लो इसको कि अगर उस बैंक में यहाँ पर 100% हिस्सेदारी है यहाँ पर, तो उसमें से क्या होगा 50 से अधिक, या 51 हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, तो उससे ज़्यादा उतनी जो हिस्सेदारी यहाँ पर भारत सरकार की होती है। यानी पब्लिक सेक्टर के बैंक वो बैंक जो यहाँ पर जो है पब्लिक को बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है समाज का कल्याण करना, ठीक है। मेन जो उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो होता है समाज का कल्याण हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अकाउंट अपना खुलवा सके और बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर सके। इसलिए यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ये इतना महत्वपूर्ण भूमिका जो है यहाँ पर निभाते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो अकाउंट होता है वो इन्हीं बैंक के अंदर में होता है, ठीक है। तो ये जो है शेयर मार्केट के यहाँ पर जो है एक्सचेंज में जो लिस्ट भी होते हैं, ठीक है, और इनके जो शेयर प्राइस है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपके पास ऐप वगैरह है उसकी, तो ये जो कंपनियां होती है ये यहाँ पर क्या है स्टॉक एक्सचेंज में भी जो यहाँ पर लिस्ट होती है, जैसे कि पीएनबी और एसबीआई, ठीक है। आप पीएनबी और एसबीआई के बारे में जानते होंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो है ये बैंक होते हैं और मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है समाज कल्याण, ठीक है दोस्तों। तो आगे आपको समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर निजी क्षेत्र के बैंक की, ठीक है। तो जो निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज कल्याण करना नहीं होता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ अर्जित करना, यानी कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है दोस्तों। देखिए निजी क्षेत्र के जो बैंक होते हैं वो स्वामित्व और प्रबंधन निजी तौर पर करते हैं, ठीक है, यानी कि ये प्राइवेट बैंक है। इनका जो है एक मालिक होगा और वही यहाँ पर जो है पूरा कामकाज जो है उसको संभालेगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के विपरीत, जैसे अभी हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बात करी थी पीएनबी और एसबीआई की, तो उनसे बिल्कुल ये उल्टे होते हैं
क्योंकि इनकी जो प्राथमिकता होती है वो आर्थिक कल्याण नहीं होता, जबकि उनकी जो प्राथमिकता होती है वो होती है यहाँ पर समाज कल्याण। ठीक है, समाज को यहाँ पर सुविधाएं प्रदान कराना। ठीक है, और यहाँ पर जो इनका जो काम होता है वो समाज कल्याण नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, इन्हें आरबीआई लागू करती है। ठीक है, ये भी आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार चलती है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार ये नहीं चलती। ठीक है, इनको यहाँ पर आरबीआई के अनुसार से ही यहाँ पर चलना होता है, उनके नियम के अनुसार ही यहाँ पर काम करना होता है। ठीक है, अब इसमें से जो है कुछ बड़े नाम है वो है आईसीआईसीआई, ठीक है, एचडीएफसी। ठीक है, तो ये बैंक आप सुना होगा आपने, ये बहुत बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। ठीक है, और ये सारे जो बैंक है ये अगर किसी बंदे को यहाँ पर लोन देते हैं या कोई सुविधाएं प्रदान करते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है वो करते हैं, वेरीफाई करते हैं उनको। ठीक है, मुश्किल से लोन देते हैं और ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि दोस्तों इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पैसा कमाना होता है। आप समझ पा रहे हो ना। तो ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखते हैं सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो जो सहकारी बैंक होते हैं ये छोटे आकार की वित्तीय इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो जो सहकारी बैंकों की स्थापना है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, ये शेयरों के माध्यम से होती है, धन इकट्ठा करके। ठीक है, इनका भी जो काम होता है यहाँ पर जमा स्वीकार करना होता है, ऋण देना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और ये वाले जो बैंक होते हैं ये बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा ही यहाँ पर कामकाज करते हैं, यानी कि उन्हीं के गाइडलाइंस के अनुसार जो है इनको चलना होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो बैंक होती हैं ये शहरी प्राकृतिक के हो सकते हैं। ठीक है, ये ग्रामीण के लिए भी हो सकते हैं, शहरी लोगों के लिए भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गांव पे फोकस करते हैं या सिर्फ शहरों पे फोकस करते हैं, इनका जो फोकस होता है वो दोनों तरफ होता है। ठीक है, एक जो है यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, एक ये वाला बैंक, और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, एक ये वाला बैंक। ये दोनों बैंक जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, दोनों बैंक जो है सहकारी बैंकों के यहाँ पर उदाहरण है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है विदेशी बैंक। तो विदेशी बैंक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये फॉरेन बैंक्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपने इंडिया में यहाँ पर अपने ब्रांचेस खोल रखे हैं। ठीक है, तो जिसका मेन जो हेडक्वार्टर है, यानी आप बोल सकते हैं इनका जो मेन ब्रांच है वो किसी और देश में होगा, लेकिन हमारे देश में भी इनका ब्रांच होगा और कामकाज करेंगे, लोगों को लोन प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर विदेशी बैंक होते हैं। ठीक है, यानी कि अपने देश के बैंक नहीं, दूसरे देश के। ठीक है, तो विदेशी बैंक शाखा एक प्रकार का विदेशी बैंक होता है जो घरेलू और मेजबान देश दोनों नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो इनको जो बातचीत है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहाँ पर उनको माननी पड़ती है। ठीक है, और ये सहायक बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, लोन वगैरह भी जो है ये ज़्यादा देते हैं, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य आप समझ पा रहे हो, इनका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर ऋण देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनको इंटरेस्ट मिले और इनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो। ठीक है, उदाहरण के लिए एचएसबीसी बैंक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद है यहाँ पर हमारा बैंक जिसका नाम है विकास बैंक। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट बैंक। नाम से ही पता चल रहा है कि इस बैंक को बनाया गया है विकास करने के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसमें क्या है, जो पिछड़े क्षेत्र होंगे, ठीक है, जिनको आवश्यकता है किसी चीज़ों की, पैसों की ज़रूरत है, वो कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर इनको जो पैसे हैं वो यहाँ से इसी बैंक से उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्वतंत्रता के तुरंत बाद आपको पता है अर्थव्यवस्था में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। ठीक है, जो पिछड़े क्षेत्र थे उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन बैंकों का यहाँ पर जो विकास है वो किया गया, और ये बैंक जो है यहाँ पर अस्तित्व में आए थे उसी समय। ठीक है, और किसी को उत्पादन करने के लिए, किसी को निवेश करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सारी जो पूंजी है वो यहाँ पर जो है प्रदान की जाती थी। ठीक है, किसी भी काम की ज़रूरत हो, जैसे कि उद्योग से रिलेटेड कोई काम हो, कृषि से रिलेटेड कोई काम हो, आयात निर्यात से रिलेटेड कोई काम हो, घर से रिलेटेड कोई काम हो, पिछड़े क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो है उनको ये पैसों से संबंधित यानी कि वित्त से संबंधित यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो उनको यहाँ पर जो प्रदान करना विकास बैंक का काम होता था। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयात निर्यात बैंक के बारे में। ठीक है, या निर्यात आयात बैंक, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो ये बैंक विशेष रूप से विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, विदेशी व्यापार
को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मान के चलो कोई बंदा है वो अपने देश से दूसरे देश में कोई सामान ले जा रहा है, या यहाँ पर क्या है दूसरे देश से कोई सामान अपने देश में ला रहा है, तो उसके लिए इनको यहाँ पर जो है पैसों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती थी। ठीक है, यानी कि वित्त से संबंधित जो सेवाएं हैं वो इनको प्रदान किया जाता था। जैसे मान के चलिए इनको पैसे चाहिए हो उस काम के लिए, तो इनको अपना काम दिखाना होता था। ठीक है, और ये जो है इनको पैसे मिल जाते थे। तो आप देख सकते हो ये बैंक बिल्कुल फोकस्ड है। ठीक है, यानी कि आयात निर्यात के लिए यहाँ पर पैसे देता है। ठीक है, एकमात्र उद्देश्य जो है वो इसका यहाँ पर तय है। ठीक है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना वाणिज्य बैंकों के माध्यम से निर्यात और आयात के क्षेत्र में बढ़ावा करने के लिए हुआ था। ठीक है, यानी कि इस क्षेत्र में जो है लोग काम करें, अच्छे से काम करें, उसके लिए इनको अगर पैसों की ज़रूरत हो तो ये वाले जो बैंक है वो यहाँ पर जो है उसे प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। उसके बाद है यहाँ पर हाउसिंग बैंक। नाम से पता चल रहा है कि ये आवास से रिलेटेड बैंक है। ठीक है, यानी कि घर से रिलेटेड किसी घर का कोई काम हो, जैसे कि मान के चलिए ज़मीन हो गया, मकान की मरम्मत करना हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है यहाँ पर पैसे प्रदान करता है वो हाउसिंग बैंक होता है। ठीक है, ये आवास क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करता है। ठीक है, आवास क्षेत्र से जुड़ी कोई भी गतिविधि हो, जैसे मकान बनाना, ठीक है, भूखंड से रिलेटेड हो, ठीक है, या मकान की मरम्मत करवाना आदि के लिए, या मकान का आपको निर्माण कराना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो पैसे हैं ये देता था। इसका मेन आप फोकस समझ रहे हो, यानी घर से रिलेटेड चीज़ों को बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे घर नहीं होता किसी का, या किसी का घर होता है तो उसकी मरम्मत करवानी है। ठीक है, आवास से रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना वाणिज्य बैंक और अन्य एजेंसियों के माध्यम से आवास वित्त प्रदान करने के लिए किया गया था ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो घर से रिलेटेड अगर किसी को दिक्कत है तो वहाँ पर जो है पैसे उपलब्ध कराने के लिए इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बैंकों से रिलेटेड जो है हमने बातचीत बता दी कि कौन से बैंक का इस्तेमाल यहाँ पर किस किस चीज़ों के लिए यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, अकाउंट्स की। ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार के खाते। आपको पता ही होगा आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मेनली जो सबके पास जो अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, आपका जो अकाउंट होगा, जो मेरा अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, वह अकाउंट जिसके अंदर में हम पैसे जमा करते हैं अपने, और उस उद्देश्य से करते हैं कि हमारे पैसे सुरक्षित रहें। ठीक है, और लंबे समय के लिए जमा करते हैं। जैसे मान के चलिए पर मंथ आपकी सेविंग्स हो रही है 10,000 रुपये, तो आप 10,000 रुपये वहाँ पर जमा कर दीजिए। जब आपका एक बड़ा अमाउंट वहाँ पर बन जाएगा तो आप उसको एफडी करा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप एफडी करा सकते हो उसको, या टर्म डिपॉजिट करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर जो है सेविंग अकाउंट होता है। बचत खाता, नाम से पता चल रहा है, बचत खाता एक बुनियादी खाता है, एक बुनियादी खाता का प्रकार है जो आपको बैंक में सुरक्षित रूप से पैसा जमा करने की सुविधा देता है। यानी कि आपके पैसे क्या है बैंक के अंदर में सेफ रहेंगे। जब भी आपको ज़रूरत होगी, जब भी आपको आपके पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके पैसे की सुरक्षा यहाँ पर जो है की जाएगी, और आपको जो वो पैसे हैं वो वापस आपको दे दिए जाएंगे। आप किसी भी समय अपने पैसे निकाल सकते हो और किसी भी समय इसमें अपने पैसे डाल सकते हो। डिजिटल रूप से कर सकते हो, फिजिकल रूप से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पैसे डाल निकाल सकते हो, आप चाहो तो व्यक्तिगत रूप से बैंक में जाके फॉर्म जमा करके पैसे बाहर निकाल सकते हो, डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो आपकी धनराशि है यहाँ पर, आप जब मर्जी डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। ठीक है, आपको केवल यहाँ पर केवाईसी करानी होगी। केवाईसी की जितनी भी चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पर जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर इनको देनी होगी। ठीक है, केवाईसी इसलिए कराया जाता है क्योंकि जो कस्टमर को वो समझ पाए कि जो कस्टमर हमारे अकाउंट बैंक अकाउंट खुलवा रहा है वो सच में वही बंदा है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिए बचत खाता आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल इजी है, बचत खाता सबका होता है। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, टर्म डिपॉजिट में एक लंबे समय के लिए अपने पैसों को यहाँ पर निवेश किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, थोड़ा कम समय के लिए टर्म डिपॉजिट के अंदर में आपको अपने पैसे जो है वो डालने होते हैं, निवेश करने होते हैं। ठीक है, अक्सर लोग अपने पैसे को बुरे समय के लिए जो है यहाँ पर, यानी कि देखिए क्या होता है, लोग अपने पैसे जमा करते हैं
और उनको लगता है कि अगर आने वाले समय में कभी उनका बुरा समय आएगा तो वो अपना पैसा बाहर निकाल लेंगे, इसलिए वो यहाँ पर अपने पैसे जो है वो निवेश करके रखते हैं, जिससे कि सही समय आने पर वो अपने पैसे निकाल सके और अपनी फैमिली के लिए अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो उसके लिए उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अवधि पूरी नहीं होती तब तक आप अपने पैसे का उपयोग जो है यहाँ पर नहीं कर सकते। एक निश्चित अवधि के लिए आपको अपने पैसे जो है यहाँ पर उसको जमा कराना होता है। ठीक है, इन जमा का उपयोग बैंक द्वारा अन्य संस्थाओं को ऋण देने के लिए भी किया जाता है। आप जो भी पैसा टर्म डिपॉजिट में यहाँ पर जो है जमा करवाते हो, उस पैसे का इस्तेमाल क्या होता है, दूसरी संस्थाएं, कोई बंदा हो गया, ठीक है, कोई ग्रुप है, कोई बिजनेसमैन है, उसको यहाँ पर जो है ऋण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान के चलिए आपने अपने पैसे, देखिए टर्म डिपॉजिट जो है आपको एफडी जैसा लग सकता है, लेकिन ये एफडी से अलग है थोड़ा सा। टर्म डिपॉजिट के अंदर क्या होता है, आपको 3 महीने से 6 महीने के लिए आपको अपने पैसे जो है यहाँ पर रखने होते हैं, जबकि उसमें क्या होता है, एफडी के अंदर में 6 महीने या उससे अधिक के लिए आपको रखने होते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो टर्म डिपॉजिट में जैसे मान के चलिए आपने 3 महीने से 6 महीने के बीच में अपने जो पैसे हैं वो जमा करवाए। ठीक है, आपके पैसे फिक्स हो गए। उसके बाद क्या है, वो पैसा बैंक को पता है कि इस बंदे ने यहाँ पे टर्म डिपॉजिट कराया है, तो 3 महीने से 6 महीने के बीच तो निकालेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो आपके पैसे किसी बंदे को लोन पर दे देगा। ठीक है, और उससे वहाँ पर इंटरेस्ट कमाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। टर्म डिपॉजिट आपको समझ में आ गया। उसके बाद है यहाँ पर चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के बारे में आप सबको पता होगा कि करंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट जो है ज़्यादातर वो बंदे खुलवाते हैं जिनका बिजनेस चल रहा होता है, कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है जिसमें वो पैसा तुरंत डालते हैं, तुरंत निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपने देखा होगा आपका सेविंग अकाउंट है, अपने पैसे आप डाल सकते हो, निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा एटीएम से तालमेल किया तो एटीएम में एक लिमिट होती है कि आप महीने में 5 बार अपने एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद चार्ज लगेगा, ऐसा कुछ होता है। लेकिन करंट अकाउंट में ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि करंट अकाउंट को हम ट्रांजेक्शन अकाउंट भी कहते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करानी होती है वो यहाँ पर करंट अकाउंट खोलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर चालू खाता बैंक वह खाता है जिसके माध्यम से धनराशि की लेन देन करवाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, धनराशि के लेन देन से सभी कार्य जो है वो यहाँ पर जो है चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट में किया जाता है। ठीक है, चालू खाता को यहाँ पर ट्रांजेक्शन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिसको बहुत अधिक ट्रांजेक्शन करनी होती है ना, वही यहाँ पर जो है अपना अकाउंट जो है ये इसमें खुलवाता है। अब हम नॉर्मल बंदे हैं, तो नॉर्मल बंदे आप समझ सकते हो, आपको ज़्यादा एटीएम से तालमेल करने की जरूरत नहीं है कि आपको दिन में 36 बार पैसे निकालने, ऐसा तो है नहीं। महीने में 2-4 बार, 5 बार, 10 बार ही हमें निकालने होते हैं। ठीक है, और अब तो मोबाइल आने से, यूपीआई सिस्टम आने से क्या ये भी कम हो गया है। ठीक है, तो वो ये होता है। चालू खाता एक प्रकार का जमा खाता होता है जो पेशेवर और व्यापारियों के लिए होता है। मैंने आपको बताया था ना, जिसका कोई बिजनेस चल रहा हो, ठीक है, कोई व्यापारी हो, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर करंट अकाउंट जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर जो है इसमें लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बैंक का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए करंट अकाउंट में डाले, फिर 1 लाख रुपए निकाल लिए। उस बंदे को पता है कि इसने करंट अकाउंट खुलवाया, यानी कि बैंक को पता है कि इसने करंट अकाउंट खुलवाया, तो ये लिक्विडिटी इसमें रखनी पड़ेगी। ये तुरंत निकाल सकता है, तुरंत डाल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कई बहुत बड़ी संख्या में आप जो है पैसे निकाल सकते हो, डाल सकते हो, उसमें कोई सीमा होती नहीं है। तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इसमें रखनी पड़ती है बैंक को, तो बैंक को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर बैंक जो है इस पर ब्याज भी नहीं देती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखिए आपको अपने सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा ब्याज मिलता है, एफडी करा लोगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता। क्योंकि देखिए सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपने अपने पैसे रखे तो आपको उसको पता है कि ये काफ़ी दिनों तक रखेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने अपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे और कल जाके आप 1 लाख रुपए निकाल लोगे। ठीक है, 10,000 रुपये निकालोगे, 20,000 रुपये निकालोगे। तो सेविंग अकाउंट से बैंक को फ़ायदा होता है, करंट अकाउंट से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए वो इस पर ब्याज भी नहीं देते। आपको आ गया समझ में दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब भी आपको अपना अकाउंट जो है खुलवाना होता है तो आपको किस प्रकार की जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देनी होती है। ठीक है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होते हैं। तो आपको पता है पैन कार्ड के बारे में। पैन कार्ड यहाँ पर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फ़ा न्यूमेरिक में होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, इसमें आपके अल्फ़ाबेट भी होंगे, ठीक है, ABC, और आपका नंबर भी होगा 1 2 3 4। ठीक है, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। तो आपने अपना पैन कार्ड एक बार निकालना और उसे देखना, तो आप देखना कि उसका जो पैन का जो अकाउंट नंबर होता है, जो भी होता है पैन नंबर, उसमें आप देखना उसमें आपके लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर पैन कार्ड मांगते हैं, क्योंकि पैन कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है ये, और देश के करदाताओं यानी कि जो भी बंदे टैक्स भरते हैं उनके लिए उपलब्ध करवाया जाता है। वैसे कि मेनली ये सबके लिए ही होता है, ठीक है। आप जो टैक्स वैक्स भरोगे, आपके जितने भी पैसे की लेन देन है, वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती है। पैन को विभिन्न दस्तावेजों, करों के लिए, मूल्यांकन के लिए, कर मांग के लिए, कर बकाया के लिए, इन सभी के लिए, यानी कि जो पैन कार्ड है ना वो आपके सभी अकाउंट से लिंक होता है, इसलिए तो इसका नाम परमानेंट अकाउंट नंबर है। देखिए, आप एसबीआई में खुलाओगे, यहाँ पर आपको अलग अकाउंट नंबर मिलेगा, पीएनबी में अलग मिलेगा, एक्सिस में अलग मिलेगा, लेकिन पैन कार्ड का जो अकाउंट नंबर होता है, यानी कि पैन कार्ड को जो नंबर होता है परमानेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये आपकी सभी चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। आपने कोई लोन वगैरह लिया है तो वो सारी चीज़ें इससे कनेक्ट होती है, ठीक है। जिससे क्या है कि आगे जो बंदा है जो आपको लोन वगैरह देगा, वो देख लेगा कि आपने आने वाले पिछले समय में जब लोन लिया था तो उसमें आपकी एक्टिविटी कैसी रही, आपने लोन समय पे दिया नहीं दिया, आपने कितने जो है वहाँ पर लेट करे, आपको कितना लेट फीस लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए पैन कार्ड मांगते हैं। एड्रेस प्रूफ आपको पता ही है, एड्रेस प्रूफ मांगते हैं। खाता खोलने से पहले जो भी ग्राहक है उसका जो है वैलिड एड्रेस, जिस एड्रेस पर वो रह रहा है उसका जो एड्रेस है वो मांगते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये उनकी शर्त होती है बैंक वालों की कि आपका जो है यहाँ पर एड्रेस प्रूफ हमें चाहिए। उसके लिए आप पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आप अपना पहचान पत्र दे सकते हो, आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, ठीक है। नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड भी दे सकते हो, आपका बिजली का बिल 2 महीने से कम पुराना वाला वो भी दे सकते हो। तो एड्रेस प्रूफ में आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद केवाईसी फॉर्म मैंने आपको जैसे बताया था, तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर नाउ योर कस्टमर्स, यानी कि वो बैंक वाले क्या करते हैं, अपने कस्टमर को पहचानते हैं कि ये कस्टमर ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर उपलब्धि नहीं है। आप समझ पा रहे हो ना। देखिए, होता क्या है, जैसे मान के चलिए अगर केवाईसी नहीं होगा तो कोई भी बंदा आएगा, वो किसी और बंदे का प्रूफ लगा के और अकाउंट खुलवा देगा, तो वो वहाँ पर फेक अकाउंट हो जाएगा। इसलिए केवाईसी कराते हैं कि जो भी बंदा अकाउंट खुलवा रहा है वो क्या वास्तव में है ना वो ग्राहक जो होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया। ये खाता खोलने से पहले अपने ग्राहक की पहचान जो है यहाँ पर वो करवाई जाती है। ये एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है। इसके जरिए अपने ग्राहक की पहचान की जाती है। दूसरे शब्दों में जो मैंने आपको बताया, बैंक ये चेक करता है कि अपने जो भी वो ग्राहक का अकाउंट खोल रहा है वो वास्तव में वही बंदा है ना जिसका वो अकाउंट खोल रहा है, मतलब जिसका वो दावा कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है वो फेक अकाउंट खोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो केवाईसी है वो यहाँ पर करवाई जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं विभिन्न प्रकार के ऋण के बारे में, ठीक है, यानी कि लोन्स के बारे में। इसमें हम आपको जो है अलग अलग टाइप के लोन्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, ठीक है। उसके बाद जो है वाहन ऋण के बारे में बताएंगे, होम लोन्स बताएंगे आपको, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम लोन और लॉन्ग टर्म लोन के बारे में जो है हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर शिक्षा लोन, ठीक है, यानी कि इसे हम बोलते हैं एजुकेशन लोन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, जो अपनी पढ़ाई जो है आगे जारी रखना चाहते हैं और उनको पैसे से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पर एजुकेशन लोन लेते हैं। शिक्षा ऋण या छात्र ऋण, इसे दोनों नाम से जाना जाता है। एक प्रकार की मौद्रिक सहायता है, जो छात्र अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए पैसे जुटाना चाहते हैं, ठीक है। आगे की पढ़ाई करेंगे और उनके पास अगर पैसे नहीं है तो उनसे जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए एजुकेशन लोन लिया जाता है। छात्र जो है ऋण में स्कूल की फीस हो सकती है, माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा हो सकती है, उच्च शिक्षा हो सकती है। यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की शिक्षा इसमें जो है ये शामिल हो सकती है, ठीक है। ये पाठ्यक्रम के आधार पर मानी जाती है कि वो आपकी माध्यमिक है, वरिष्ठ माध्यमिक है या स्नातक, कोई भी यहाँ पर हो सकती है। उसके लिए यहाँ पर एजुकेशन लोन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एजुकेशन लोन। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर उपभोक्ता टिकाऊ ऋण, यानी इसे हम बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, ठीक है। अब जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है, ये कोई सामान खरीदने के लिए ये लोन जो है ये प्रोवाइड करवाया जाता है अलग अलग यहाँ पर संस्थाओं से, ठीक है।
जैसे कि उपभोक्ता टिकाऊ ऋण, यानी कोई भी आपको घरेलू उपकरण खरीदना हो, घरेलू उपकरण में आपका रेफ्रिजरेटर आ गया, टीवी आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, ठीक है, ऐसी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है, उसको आपको खरीदना है, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे जो हैं वो कम है, आप उसे चाहते हो ईएमआई पे लेना, तो आप 2,000 की डाउन पेमेंट करोगे, बाकी सबकी 1,000 की ईएमआई करवा लोगे, तो आपको उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। ये ऐसे उत्पाद होते हैं जिनकी लाइफ कम से कम 3 साल होती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो टीवी की जैसे कि आपका टेलीविज़न है, जैसे आपने कोई एलईडी टीवी खरीदा, तो उसकी जो लाइफ है वो 3 साल होती है, क्योंकि 1 साल तो आपको वारंटी मिलती है और 2 साल की वारंटी आप और एक्सटेंड करवा सकते हो, ठीक है। कंपनी के हिसाब से जो एलईडी टीवी है उसकी जो लाइफ है वो 3 साल ही होती है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई वारंटी एक्सटेंड भी नहीं करवा पाओगे आप, ठीक है। तो ये ऐसे उत्पाद के लिए मिलती है जिसकी यहाँ पर लाइफ कम से कम 3 साल की हो, ठीक है। जो उधारकर्ता होता है उसका क्रेडिट इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपका जो है क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, फिर भी आपको ये वाला लोन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इन बंदों के लिए, जो भी आपको जो ये लोन दे रहे हैं उनके लिए आसान होता है। आसान इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने लोन नहीं दिया, आपने ईएमआई नहीं भरी, तो वो आपका सामान उठा के ले जाएंगे, तो इसलिए वो क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करते। क्रेडिट स्कोर वहाँ चेक करा जाता है जहाँ पर आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है बैंक की तरफ से, तो वो आपका सारा क्रेडिट इतिहास उठा के देखेंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं देंगे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। भुगतान करने की क्षमता, यानी उधारकर्ता, यानी कि जो जिसको ये दिया जा रहा है लोन, तो जैसे कि मान के चलिए आपको दिया जा रहा है, तो उसकी आय जो है यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इस ऋण के लिए आयु जो है कम से कम 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और जो इनकम है वो 18,000 से 20,000 कम से कम यहाँ पर होनी चाहिए, या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इन ऋणों पर ब्याज बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब ये क्या है, ये जो नॉर्मल बैंक्स है या जो बड़े बड़े बैंक्स है, ज़्यादातर वो ये वाला लोन नहीं देते। इसके लिए छोटी छोटी कुछ संस्थाएं होती, या तो वो देते हैं, या तो जिस बंदे से आप वो टीवी खरीद रहे हो ना, उसके दुकान वाले के पास ही कुछ प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं, वो देते हैं। अब वो प्राइवेट बंदे हैं तो वो ज़्यादा पैसे पेलने की कोशिश करेंगे, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे, तो उसके लिए इसका जो ब्याज दर होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। वो जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए और अधिकतम अवधि जो है 36 महीने तक की होती है, ठीक है। तो इसकी जो है लिमिट आप समझ गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है 5 लाख का मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो समय होता है वो 36 महीने के लिए होता है, ठीक है। और ये वाला जो लोन होता है ये मैक्सिमम लोन लेते हैं जो छोटे एरिए होते हैं अपने, ठीक है। मेट्रो सिटी से जो हटकर एरिए होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये वाला लोन लेते हैं। उनको कुछ भी चीज़ चाहिए होता है, टीवी चाहिए होता है तो किस्तों पे ले लेते हैं, ठीक है। उनको फ्रिज चाहिए होता है तो किस्तों पे ले लेते हैं, और इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि देखिए ये सारा जो काम होगा ये छोटी जगहों पर ही होगा, इन्हीं जगहों पे, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की जो इनकम है वो कम होती है, खर्चे जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्कीम यहाँ पर काम आती है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत पड़े कभी फ्यूचर में, ठीक है, जैसे मान चलिए आपको टीवी खरीदना है, तो आप कोशिश कीजिए ईएमआई ना दे के आप उस टीवी के पैसे को सेव करिए, उसके बाद आप जाके वो जो सामान है वो खरीदिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 20,000 का सामान आपको जो है 25,000 का, 26,000 का या 27,000 का भी पड़ जाए, ठीक है। इनकी जो लेट फीस होती है वो भी बहुत यहाँ पर जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, आप कोई गाड़ी खरीदते हो, वाहन ऋण आप जो है यहाँ पर खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो या कार खरीदते हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये ऋण जो है ये उपलब्ध कराया जाता है। आपको 2 पहिए की गाड़ी हो, 4 पहिए की गाड़ी हो, तो उसके लिए लोन जो है ये दिया जाता है। ये उस लोन से बढ़िया होता है, क्योंकि ये जो लोन होता है ये लोन बैंक देते हैं, अच्छे अच्छे बैंक, ये बैंक, ठीक है। तो इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इन्हें व्यक्तिगत वाहन ऋण और वाणिज्यिक वाहन ऋण के रूप में यहाँ पर जो है वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के लोन के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती। देखिए ये वाला जो लोन होता है ये भी बैंकों के लिए बढ़िया होता है और सेफ होता है। क्यों? क्योंकि आपने जब कोई बाइक खरीदी मान के चलिए और आपने उसका लोन करवाया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इन केस अगर आप ईएमआई नहीं भर पाते हो तो वो आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो इनको यहाँ पर जो है रिस्क नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और ये अच्छा भी होता है। आप इन सब ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बाइक जो है आप
लोन पे ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है डाउन पेमेंट करने की कोशिश करना, और जो है समय है उसे थोड़ा कम रखना, ठीक है। ज़्यादा लंबे समय के लिए मत करना, नहीं तो थोड़ा इंटरेस्ट इसमें भी ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इन्हें आकर्षक और प्रतिस्पर्धी दरों पर बैंकों द्वारा, वित्त कंपनियों द्वारा इसे यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा कंपटीशन होता है, ज़्यादातर जो बैंक है वो इसको उपलब्ध करवाना चाहते हैं, तो आपको सस्ते में भी मिल जाएगा लोन। ऐसे ऋणों की प्रोसेसिंग के लिए आपको यहाँ पर ऑफलाइन मोड भी अवेलेबल है और ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है, दोनों तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हो। आपका जो वो होगा शोरूम वाला, वही आपको ये लोन करवा देगा। जैसे मान के चलिए आप बाइक खरीदने जा रहे हो और आप EMI पर लोगे, तो वही सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो करवा देगा। आप वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें पूछ लेना कि कितने % का इंटरेस्ट लग रहा है, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, और ये सारी चीज़ें क्या है वो आपको बता देगा, ठीक है। ऐसे ऋण 60 महीने तक के लिए उपलब्ध यहाँ पर जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। आगे आपको समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर घर के लिए ऋण, ठीक है, होम लोन्स। ये बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, ठीक है। होम लोन्स की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे। तो होम लोन वह राशि है जो कोई भी व्यक्ति नया घर खरीदने के लिए करता है। जैसे मान के चलिए कोई बंदा घर खरीदना चाहता है, लेकिन वो घर 1 करोड़ का है, तो अब वो क्या करेगा, वो 25 लाख डाउन पेमेंट करवाएगा और बाकी की जितना भी अमाउंट है उससे होम लोन अपना ले लेगा, ठीक है। घर बनाने के लिए या मौजूदा घर को ठीक ठाक कराने के लिए, उसके लिए यहाँ पर होम लोन्स लिया जाता है। विस्तार करने के लिए किसी वित्तीय संस्था जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से उधार लिया जाता है। अब देखिए, इसमें भी यहाँ पर जो है कुछ बढ़िया चीज़ है और कुछ घटिया चीज़ है, इसे समझिए। देखिए होता क्या है, बढ़िया चीज़ इसमें क्या है, इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, ठीक है। तो होम लोन में यहाँ पर बैंक को फ़ायदा होता है, बैंक को यहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी मिल जाती है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट रेट जो है कम रखते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए आपने कोई फ्लैट देखा, वो फ्लैट है वहाँ पर 1 करोड़ का, ठीक है। आपके पास है 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए, तो आप 25 लाख रुपए दोगे, बाकी के 75 लाख पे यहाँ पर जो है आप उसको होम लोन ले लोगे, आपको होम लोन मिल जाएगा, ठीक है। और आप उसकी EMI भरोगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे समय के लिए ले लेते हैं, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाता है। ऐसा हो सकता है कि आपको डबल इंटरेस्ट लग जाए, 50% इंटरेस्ट, 50% आपका अमाउंट, ठीक है। तो इसमें ये जुगाड़ होता है, और अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, मान के चलिए आपके पास जो है यहाँ पर 1 करोड़ रुपए है और आपको 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना है, ठीक है। और तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करके उससे पैसे कमा सकते हो। जैसे मान के चलिए कि आपके पास है यहाँ पर 50 लाख रुपए और 50 मान के चलिए आपके पास है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आपको होम लोन से यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा कमाना है, तो क्या करोगे, आप 50 लाख की डाउन पेमेंट कराओगे और 50 लाख का यहाँ पर इसको लोन करवा लोगे। तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपको साल का कितना लगेगा, 8%। और अगर आप इसको म्यूचुअल फंड में बाकी के 50 लाख को डाल दोगे तो आपको वहाँ पर 10-12% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो होम लोन्स आपको समझ में आ गया। ये अच्छा भी होता है कई केस में और कई केस में बेकार भी होता है। अच्छा उनके लिए होता है जिनके पास यहाँ पर पूरे पैसे हैं, वो थोड़ा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। बुरा उनके लिए होता है जिनके पास बहुत कम पैसे हैं और बहुत महंगा घर ले लेते हैं बहुत ज़्यादा समय के लिए, तो वहाँ पर उनके लिए यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको 1 करोड़ का घर लेना है, आपके पास केवल यहाँ पर 20 लाख रुपए हैं और आप 80 लाख रुपए ले रहे हो होम लोन, और आप उसको 20-30 सालों के लिए ले रहे हो, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ जाएगा, ठीक है। होम लोन की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि कुछ जो है इसके एडवांटेज क्या होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सबको ही मिल जाता है, ठीक है। आप लेना चाहते हो तो 90% 95% आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। कम ब्याज दर पे मिल जाता है, मैंने आपको बताया कम ब्याज दर पे मिलता है। लंबा इसमें समय मिल जाता है, बहुत लंबा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा अगर आप लोन लोगे तो, ठीक है। टॉप अप भी मिल जाता है इस पर, यानी कि लोन के ऊपर भी लोन मिल जाता है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है होम लोन में, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है यहाँ पर शॉर्ट टर्म, ठीक है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा नाम से ही कि यहाँ पर क्या है, ये अवधि बता रहा है कि आपका जो लोन है वो कितने समय के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये है सबसे छोटा वाला, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन, तो इसमें 1 साल के लिए ही मिलता है यहाँ पर लोन, ठीक है, तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म है। मीडियम में आपको क्या मिलता है, 1 साल से 3 साल के बीच में आपको मिलता है, तो ये आपका मीडियम टर्म लोन है। उसके बाद ये है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म क्या है, 3 साल से अधिक हो सकता है, ज़्यादा भी, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 20 साल के लिए होता है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आगे आपको समझ में, तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट है वो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है, ठीक है दोस्तों।
वीडियो आपको पसंद आ गई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।